समीक्षा पिछली बार भी उन्होंने कहा था हार की करेंगे। लगातार इस तरीके से हार जाना, क्लोज फाइट होना, एग्जिट पोल्स में जीतता हुआ दिखना और उसके बाद एकाएक जब रिजल्ट आता है तो हार हो जाना, ये हो क्यों रहा कि एक दिन में लालू यादव ने आकर इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी। अगर लालू यादव शुरू से ही मौजूद थे, खास बात यह है कि इस बार लालू यादव जेल से बाहर थे, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं वो ज़्यादा कारगर हो पाते। जिस तरीके से इस 2 सीटों के उपचुनाव में जितना पैसा खर्चा किया गया है वो शायद 8-10 सीटों के चुनाव के बराबर हो जाएगा। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं चाह कर भी जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके और जनता के बीच संवाद सीधा ढंग से नहीं हो पा रहा है और इसके लिए जिम्मेवार कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो उनके आसपास हैं। हम देखते हैं कि जब तेजस्वी यादव सभा करने जाते हैं तो लालू यादव की शैली, लालू यादव की तस्वीरें, ये सब कुछ गायब नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत घाटा हो रहा है बिहार में तेजस्वी यादव को। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हमने सवर्ण आरक्षण का जो विरोध किया, इसकी वजह से हमें पिछले चुनाव में घाटा हुआ था। ऐसी स्थिति में इन दोनों को अपने आप से दूर रखना, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को घाटा हो रहा है। तेजस्वी यादव क्यों इन लोगों को दूर रखते हैं, इसकी रणनीति का तो हमें नहीं पता। जिस तरीके का इलेक्शन मैनेजमेंट, जिस तरीके का प्रशासकीय मैनेजमेंट ये दोनों कर पाते थे, वो शायद अब नहीं हो पा रहा है लालू यादव के गुट में, उनकी पार्टी में। और राबड़ी देवी जब खुद महिला हैं और बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो क्या वो पोस्टर गर्ल नहीं बन सकती हैं? क्या वो पोस्टर का हिस्सा नहीं बन सकती हैं राजद का? लेकिन लगातार तेजस्वी यादव ने जिस रणनीति के तहत रखा हो दूर, उन्हें दूर रखा है। मुख्यतः 4 बिंदु ऐसे मुझे मिले हैं, 4 ऐसी बातें मुझे बताई गई हैं और मैंने उन पर रिसर्च भी किया है, जिसके कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। नमस्कार, ये पंचनामा है और पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ होती है। कल जिस तरीके से 2 जगहों पर, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, राजद के सोच से भी बिल्कुल अलग, राजद के वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से भी अलग और राजद के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं बिहार में लालू यादव के समर्थकों, राजद कार्यकर्ताओं, तेजस्वी यादव के सपोर्टरों, सभी के लिए ये बहुत बुरी खबर है। हालांकि तेजस्वी यादव बाकी सभी दलों जिनकी हार हुई है उसकी तरह उन्होंने भी हार की समीक्षा की बात की, लेकिन समीक्षा पिछली बार भी उन्होंने कहा था हार की करेंगे। लगातार इस तरीके से हार जाना, क्लोज फाइट होना, एग्जिट पोल्स में जीतता हुआ दिखना और उसके बाद एकाएक जब रिजल्ट आता है तो हार हो जाना, ये हो क्यों रहा है? आखिर बिहार की राजनीति में लालू यादव का सिक्का जो इतना बुलंद था, वो एकाएक इतना कमजोर कैसे होते जा रहा है? ये लड़ाई आखिर तेजस्वी यादव हार कैसे जा रहे हैं? इन सब पर चर्चा हमने कल पंचनामा में की थी, लेकिन आज मैं आपके समक्ष कई दर्शकों से बातचीत होने के बाद, करीबन लगभग 200 फोन कॉल्स उठाने के बाद अंततः मैं उस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि जो कार्यकर्ता है राजद के, वो अपने नेता तक कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं जो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। या तो तेजस्वी यादव उनसे मिल नहीं रहे हैं, मिल रहे हैं तो उनकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, या समझ भी रहे तो उन्हें कोई और उल्टा समझा दे रहा है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्यतः 4 बिंदु ऐसे मुझे मिले हैं, 4 ऐसी बातें मुझे बताई गई हैं और मैंने उन पर रिसर्च भी किया है, जिसके कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर इन 4 हरकतों को, इन 4 गलतियों को, इन 4 कहा जा सकता है सबसे बड़ी हर्डल्स को अगर तेजस्वी यादव खुद से दूर नहीं करेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री केवल कागजों पर ही बनते रहेंगे और एग्जिट पोल्स में बनते रहेंगे। वास्तविकता में उनके सिर पर ताज कभी सजेगा नहीं। हालांकि तेजस्वी यादव की राजनीति बहुत लंबी है, बहुत आगे बहुत कुछ करना है उन्हें, लेकिन लालू यादव के हटा देने के बाद तेजस्वी यादव की दुर्गति क्या होती है बिहार की राजनीति में, वो हमने देख लिया। ऐसी स्थिति में इन 4 विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे, इन 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिनकी वजह से, जिनको अपने आप से दूर करके तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी संभावना बनेंगी। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले बिंदु से। सबसे पहला बिंदु जो पिछले चुनाव में भी मैंने उठाया था, लालू यादव को पीछे रखना। लालू यादव तब बिहार की राजनीति में एक्टिव नहीं थे, तब वो जेल में थे, सजा याफ्ता थे, तब की बातें बिल्कुल अलग थी। लेकिन तब भी तेजस्वी यादव ने पोस्टर और बैनर से लालू यादव को अलग रखा। कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव इसी के बाद नाराज होकर पार्टी से अलग हटने की स्थिति में आ गए थे, लेकिन फिर भी लालू यादव को सामने नहीं लाया गया। लालू यादव के यहाँ तक कि उनके कार्यकाल तक के लिए तेजस्वी यादव ने भरे मन से माफ़ी मांग ली थी और कहा था अपने पिता और माता के कार्यों के लिए, गलती कार्यों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ जो उनके कार्यकाल में हुआ।
ये कहीं ना कहीं निगेटिव चला जाता है हर बार तेजस्वी यादव के खिलाफ। उसके अलावा लालू यादव को सामने नहीं करके एक बहुत बड़ा वोट वर्ग है जो लालू यादव के साथ रहना चाहता है, जो लालू यादव की विचारधारा से इत्तेफाक रखता है, उससे भी अपने आप को दूर कर लेते हैं तेजस्वी यादव। समीकरण सध नहीं पाते हैं, MY समीकरण तक पहुंच नहीं पाते, जिसकी वजह से लालू यादव की कमी साफ तौर पर खलती है। लेकिन जिन रणनीतियों के तहत, जिनके कहने पर वो ये काम करते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धराशायी हो जाती हैं और अंततः बातें वहीं आती हैं कि एक दिन में लालू यादव ने आकर इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी। अगर लालू यादव शुरू से ही मौजूद थे, खास बात यह है कि इस बार लालू यादव जेल से बाहर थे, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं वो ज़्यादा कारगर हो पाते, लेकिन उन्हें अंतिम समय में उपयोग करने की जो कोशिश की गई, खासतौर पे तब जब काफ़ी समय कम बच गया था, ऑलमोस्ट डिसीजन हो चुका था। लगातार हम देख रहे थे कि जदयू अपनी ताकत झोंके हुई थी, भाजपा और आसपास के जितने दल हैं सभी प्रयास कर रहे थे एनडीए के लिए एकजुट होकर, और रुपया पैसा का तो बात ही नहीं करना है। जिस तरीके से इस 2 सीटों के उपचुनाव में जितना पैसा खर्चा किया गया है वो शायद 8-10 सीटों के चुनाव के बराबर हो जाएगा, वो सब बाद में देखा जाएगा। फिलहाल बड़ी बात यह है कि लालू यादव को पीछे रखकर कहीं ना कहीं दिक्कत हुई और राजद इसे मानना पड़ेगा, राजद को, तेजस्वी यादव को मानना पड़ेगा। एक और बात, जनता के बीच अगर लालू यादव रहते हैं, जिस तरीके से जनता के बीच लालू यादव रहते हैं, उससे पॉपुलैरिटी राजद की बढ़ती है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं चाह कर भी जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके और जनता के बीच संवाद सीधा ढंग से नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए जिम्मेवार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके आसपास हैं। अब कारण जो भी रहे हो सकता है तेजस्वी यादव दिल्ली रहते हो इसलिए लोगों से नहीं मिल पाते हो, पटना रहने के दौरान सिक्योरिटी रीजन हो सकती हैं, लेकिन जो भी कारण हो, इन कारणों की वजह से एक बात स्पष्ट आपको बताया जा सकता है कि बिहार में तेजस्वी यादव लालू यादव की शैली से राजनीति नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं तेजस्वी यादव की। इसी कड़ी में एक और कारण है, लालू यादव का कहीं ना कहीं एक शैली है। लालू यादव एक सर्टेन तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, ये शैली हम तेजस्वी यादव में नहीं देखते हैं। इस शैली के कई नेता इस पार्टी में रहे हैं, रघुवंश प्रसाद रहे हैं और लोग रहे हैं, भाई वीरेंद्र उस शैली में बातचीत करते हैं, तेज प्रताप खुद उस शैली के अच्छे जानकार हैं और अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन वो शैली चुनावी सभाओं से, मंचों से गायब दिखती है हमें। हम देखते हैं कि जब तेजस्वी यादव सभा करने जाते हैं तो लालू यादव की शैली, लालू यादव की तस्वीरें, ये सब कुछ गायब नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत घाटा हो रहा है बिहार में तेजस्वी यादव को। खास बात यह है कि तेजस्वी यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर दावे खुद भी करने लगे हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर तेजस्वी के इन दावों की पोल क्यों खुल जाती है। सबसे बड़ा कारण लालू यादव को पीछे रखना। अब दूसरे कारण पर जिक्र कर लेते हैं। दूसरा बड़ा कारण है, लालू यादव की जो पार्टी रही है वो शुरू से ही परिवार के आसपास घूमती रही है। लालू यादव पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो पारिवारिक पार्टी चलाते हैं, परिवार के लोगों को ही जोड़कर रखते हैं, और इसी कारण से उनकी पार्टी में बड़े नेताओं को तवज्जो नहीं दिया जाता है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने इसको उल्टा करने की कोशिश की, कई लोगों को समावेश किया गया, कई बाहर के लोगों को जिम्मेवारियां दी गई। खास बात यह है कि आज तेज प्रताप यादव भी कहीं ना कहीं बाहर ही बैठे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में जब जगनानंद सिंह, सुनील सिंह और अन्य नेताओं को सामने करके उनको जिम्मेवारियां दी गई हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं एक इशारा दिख जाता है कि लालू यादव की शैली पर ये नहीं चलने वाले हैं तेजस्वी यादव। लेकिन यही कहीं ना कहीं घाटा हो जाता है। राजद का जो पार्टी का डीएनए रहा है, कोर सिस्टम रहा है, उससे कहीं ना कहीं अलग जा रही है, और इसी वजह से घाटा हो रहा है। इस खास बिंदु पर हम चर्चा करते हैं अलग अलग मुद्दों पर। इस बड़े मुद्दे पर सीधी बात है, बहन मीसा भारती जिस तरीके से लालू यादव के परिवार में उनके बच्चों में सबसे बड़ी हैं, और जो एक लालू यादव का शासनकाल रहा है उसे भी उन्होंने देखा है, उस प्रभाव को भी उन्होंने महसूस किया है, और उस प्रभाव का हिस्सा भी नहीं है। बाद में राज्यसभा भेजना, पाटलिपुत्रा से चुनाव लगातार लड़ना, और खास बात यह है कि लालू यादव के जेल से निकलने के बाद बेल बॉन्ड पर जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में अपने आवास पर उन्हें एकदम अपने साथ रखा और लोगों से मिलने से दूर रखा। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने लालू यादव के आसपास एक कड़ा पर्दा लगा दिया था, जिसकी चर्चा बाद में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ने की। तेजस्वी यादव ने तो दबे जुबान में की, लेकिन तेज प्रताप यादव ने तो खुले तौर पर कह दिया कि उनके पिता को हाईजैक करके दिल्ली में रखा गया है, और इस कारण से मीसा भारती का जो प्रभाव है वो इस पार्टी में कम नहीं होता है। मीसा भारती चाहती हैं तो उनका इंटरफेरेंस होता है, और इस वजह से भी तेजस्वी यादव एक मुश्त अपने बल पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनके डिसीजंस में इंटरफेरेंस होता है और मीसा भारती को साध नहीं पाते हैं।
दूसरा बड़ा कारण मामा साधु और सुभाष। लालू यादव के कारण शासनकाल के दौरान ही दो नाम बड़े चर्चित रहते थे, साधु यादव और सुभाष यादव। इन दोनों का लालू यादव के क्रियाकलापों में बड़ा हस्तक्षेप हुआ करता था। बताया जाता है कि जब लालू यादव चारा घोटाले के कारण जेल जाना पड़ा उन्हें, तब राबड़ी देवी के शासनकाल में इन दोनों का बड़ा योगदान रहा। प्रशासकीय और शासकीय चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ पाते हैं, जनता के मिजाज को भी समझते हैं, और लालू यादव के सिखाए हुए पहले शिष्यों में से ये दोनों हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों को अपने आप से दूर रखना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को घाटा हो रहा है। तेजस्वी यादव क्यों इन लोगों को दूर रखते हैं, इसकी रणनीति का तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है कि आसपास के लोग चर्चा करते हैं कि खास बात यह है कि जो एक शासनकाल रहा है लालू यादव का, जिसे जोड़ा जाता है कि जंगल राज से, उस दौरान उनके साथ ये दोनों थे, और शायद इसी वजह से लालू यादव के दोनों जो साले हैं साधु और सुभाष यादव, इनको तेजस्वी अपने आसपास नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शायद इनकी वजह से हमें घाटा हो, लेकिन एक बड़ी बात इसकी वजह से वो मिस भी कर जाते हैं। जिस तरीके का इलेक्शन मैनेजमेंट, जिस तरीके का प्रशासकीय मैनेजमेंट ये दोनों कर पाते थे, वो शायद अब नहीं हो पा रहा है लालू यादव के गुट में, उनकी पार्टी में, और इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक बड़ी बात है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव के बारे में चर्चा करना कहीं ना कहीं बेमानी हो जाता है, क्योंकि तेज प्रताप खुद ही बोल चुके हैं कि इस हार के लिए तेजस्वी यादव जिम्मेवार है। बहुत सारी चीजें हुई हैं तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में, इसलिए मैं उन बिंदुओं पर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक बात आपको जरूर कहूंगा कि जो शैली तेज प्रताप की है वो लालू यादव से काफी मिलती जुलती है, और इस शैली को अपने से दूर रखना, बार बार तेज प्रताप यादव का अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाना, अपने ही भाई तेजस्वी यादव पर आरोप लगाना, अपने ही नेता पर आरोप लगाना, इन सब के कारण जो एक बड़ा वोट वर्ग है, लालू यादव का समर्थक वर्ग है, जो तेज प्रताप यादव से इत्तेफाक रखता है, तेजस्वी से इत्तेफाक नहीं रखता है, इस वजह से भी समस्याएं होती हैं, और इस वजह से भी ये जो दिक्कत है, जो हार हमने देखी बड़ी हुई, इसकी वजह से भी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अंतिम बिंदु पर मैं चर्चा करूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है इस दूसरी कड़ी में। सबसे बड़ा बिंदु है कि राबड़ी देवी को लगातार दूर रखा गया चुनाव प्रचार और चुनाव कार्यों से। राबड़ी देवी हो सकता है कि अस्वस्थ हो सकता है कि वो स्वेच्छा से इनसे दूर रही हो, लेकिन राबड़ी देवी को यहाँ आने से क्या फायदा राजद को हो पाता, वो इस बात से समझ लीजिए कि दोनों चुनाव की सीटों पर 60% के आसपास महिलाओं ने वोट किया है। महिला फैक्टर बहुत ज़बरदस्त काम करता है नीतीश के फेवर में, और राबड़ी देवी जब खुद महिला हैं और बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो क्या वो पोस्टर गर्ल नहीं बन सकती हैं? क्या वो पोस्टर का हिस्सा नहीं बन सकती हैं राजद का? लेकिन लगातार तेजस्वी यादव ने जिस रणनीति के तहत रखा हो उन्हें दूर रखा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कारण है। मैंने कई लोगों से बातचीत की, उन्हें भी लगा कि राबड़ी देवी की मौजूदगी से महिलाओं को उस भीड़ में आने का मौका मिलता है, और शायद शासकीय भागीदारी महिलाओं को मिलने की वजह से एक चेहरा है राबड़ी देवी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट बैंक राजद की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन यहां भी एक बड़ी चूक कहीं ना कहीं राजद में और तेजस्वी यादव से हो गई। अब तीसरे बिंदु पर मैं बात कर लेता हूं। 2 बिंदु बचे हैं, 3 और 4। तीसरे बिंदु में बहुत ज्यादा बोलने के लिए बचा नहीं है, लेकिन सीधी बात है, MY समीकरण जो लालू यादव का रहा है, जो शुरू से ही बिहार में टेस्टेड फॉर्मूला रहा है, जिसके तहत कई और समीकरण गढ़े गए, यहां तक कि आज जब लवकुश समीकरण साधने की बात नीतीश कुमार करते हैं, तो इसका भी एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं कहा जाता है प्रेरणा स्रोत वो MY समीकरण ही है, जो लालू यादव ने एक समय गढ़ा था, जिसकी वजह से बिहार की सत्ता में 15 साल काबिज रहे थे। अब वोट बैंक तो नहीं घटा है, लगातार आज भी देखिएगा तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद ही है, लेकिन उस वोट बैंक के साथ छेड़छाड़ की वजह से उस वोट बैंक में सेंधमारी हुई है। ओवैसी 5 मुस्लिम विधायकों के साथ बिहार में 5 विधायकों के साथ साथ अपनी बिहार की राजनीति में एंट्री भी कर लिया, और ये सेंधमारी राजद के वोट बैंक में ही हुई। यादव वोटर्स जो हैं वो उनको कहा जाता है कि बहुत हद तक भाजपा भी लुभाने में इस बार सफल रही है। ऐसी स्थिति में इस वोट बैंक से छिटक कर कहीं ना कहीं दोनों जो उपचुनाव की सीटें हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर, दोनों जगहों पर जो प्रत्याशी दिए गए, चाहे गणेश भारती जो मुसहर समाज से आते हों, या फिर शाह जो प्रत्याशी उतारा गया जो कि एक भाजपा के वोट बैंक वैश्य समाज है उसकी तरफ से आते हैं, इन दोनों वोट बैंक में बिल्कुल निष्प्रभावी रहा तेजस्वी यादव का सेंधमारी। और MY समीकरण से अलग हटते ही यादव कैंडिडेट नहीं देने की वजह से सीधे तौर पर कहा जाता है कि उनको घाटा हुआ है। और इसमें सेंधमारी अगर हुई है, इस A to Z की बात करने की जब बात शुरू हुई है, तो बड़ी बात यहाँ ये भी जान लीजिए कि कहा जाता है कि आइडियली लालू यादव के साथ जो राजपूत समाज है वो जुड़ा रहा है। सवर्णों का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं मिलता राजद को, लेकिन राजपूत समाज जुड़ा रहा है,
और अब मैं आपको बता दूं कि भले ही सुनील सिंह हो, जगदानंद सिंह हो, बहुत दिग्गज नेता हैं आसपास राजपूत, लेकिन राजपूत वोट बैंक शिफ्ट नहीं हो पा रहा है राजद की तरफ। ये पिछले चुनाव में हमने देख लिया है। इसके अलावा एक और बड़ी बात है, जिस तरीके से नीतीश के खिलाफ भूमिहार समाज एकत्रित हुआ था, खासतौर पे तब जब अनंत सिंह वाले प्रकरण के बाद भूमिहार समाज काफी अग्रेसिव हुआ। बंटू सिंह को भी प्रवक्ता भी बनाया गया राजद का, और बंटू सिंह ने खुलकर आंदोलन सा छेड़ दिया नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन इसका फायदा राजद नहीं उठा पाई। राजद ने एडी सिंह को राज्यसभा जरूर भेजा, भूमिहार समाज से ही आते हैं, लेकिन सीधे तौर पर ललन सिंह को अपने पार्टी की, जेडीयू की राष्ट्रीय जो कमान है उसको देकर नीतीश कुमार ने एक मुश्त भूमिहारों को, आपने देखा किस तरीके से स्वागत हुआ था ललन सिंह का, आपने देखा किस तरीके से ललन सिंह लगातार अपनी पार्टी में खास तौर पर टेंडर ठेका बांट रहे हैं। इसकी वजह से भूमिहारों का फिर से जो रुझान है वो नीतीश कुमार की तरफ हुआ है, और इसका सीधा श्रेय ललन सिंह हो जाता है और किसी को नहीं। ललन सिंह ने भूमिहारों को साधने की कोशिश की, और ये जो बड़ा वोट वर्ग था जिस पर कहीं ना कहीं A to Z की बात करके तेजस्वी यादव डोरे डाल रहे थे, वो भी सफलतापूर्वक तेजस्वी की तरफ नहीं शिफ्ट हो पाया। अंतिम बात, ब्राह्मण पूरी तरह से नाराज है। ब्राह्मण समाज नाराज इसलिए भी है क्योंकि सदन में आपने देखा था मनोज झा ने जो EWS आरक्षण था उसके खिलाफ झुंझुना बजाकर कहीं ना कहीं एक ऐसा सांकेतिक प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो फ्लैग था वो पूरी तरह से तेजस्वी की तरफ ड्रॉ हो गया, और इसकी वजह से समस्याएं जो उत्पन्न हुई आपने देखा। कहीं ना कहीं जो दिग्गज नेता हैं, यहाँ तक कि तेजप्रताप यादव हो, चाहे कालांतर में इस पार्टी से जुड़े रहे रघुवंश प्रसाद हो, अब नहीं है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हमने सवर्ण आरक्षण का जो विरोध किया इसकी वजह से हमें पिछले चुनाव में घाटा हुआ था। अब आप इस आधार पर जोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी से जो ब्राह्मण वोटर्स नाराज हैं, जिस तरीके से कुशेश्वर स्थान खासतौर पर आप देखिएगा वहां फोकस बढ़ाया गया था। संजय झा को भेजकर जदयू ने वोट साधने की कोशिश की, गोपाल जी ठाकुर वहां मौजूद थे। सारे ब्राह्मण वोटर, देखिए रिजर्व सीट है कुशेश्वर स्थान, वहां से जो प्रत्याशी उतारा गया सभी ने प्रत्याशी पिछड़ी जाति का उतारा, लेकिन ब्राह्मण वोटर फिर भी वहां मैटर करते हैं, और अंततः ब्राह्मण वोटरों को लुभाने में तेजस्वी यादव असफल रहे। और इसका कारण भी रहा कि कहीं ना कहीं उस सीट पर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी तेजस्वी नहीं जीत पाए। अंतिम कारण पर मैं आ जाता हूं, चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण आने वाले समय में, इस पर आप मुझे और चर्चा करते देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने हमें फोन किया है, बहुत सारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने हमसे बात की है, और उन्हें साफ तौर पर कहा है कि इस पार्टी में अब लगता है कि किसी डीएम के कार्यालय या किसी सरकारी कार्यालय में जा रहे हैं, बड़ा बाबू से कागज लिखकर नहीं आएगा ना तो भेंट करने को नहीं मिलेगा। और छोड़ दीजिए आप बड़े बाबू से, उनके चपरासी खलासी से मुलाकात करने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। इस तरह से कहीं ना कहीं लालू यादव द्वारा अर्जित की गई उस संपत्ति को भी किस्तों में बेचा जा रहा है। लालू यादव जनता से सीधे मुखातिब होते हैं, जनता और उनके बीच संवाद नहीं होता है, सीधा संवाद होता है, माफ कीजिएगा। और इन सब पर कड़ी पहरेदारी लगाकर कहीं ना कहीं तेजप्रताप यादव ने भी कह दिया कि आप हमारे पिता की शैली को भी समाप्त कर रहे हैं और पिता से लोगों को मिलने से भी रोक रहे हैं, जो कि सरासर हमारी पार्टी के लिए गलत है। तेजप्रताप कई जगहों पर गलत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ गलत नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ बिंदु हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, कुछ लोग हैं सीधी तौर पर चर्चा करना चाहूंगा। महाभारत में संजय थे, संजय जो दिखाते थे वही लोग देखते थे। यहाँ लालू परिवार में भी एक संजय यादव जी हैं, हरियाणा वाले नेताजी, जिनके बारे में तेजप्रताप यादव ने बहुत कुछ लिखा था, और यह भी कहा था कि मुखिया का चुनाव जीत नहीं सकते अपने परिवार में, और लालू यादव के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का ठेका ले रहे हैं, टेंडर ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में संजय यादव वही हैं जिन्होंने तेजप्रताप और तेजस्वी के बीच लड़ाई की पूरी शुरुआत कर दी, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव तेजप्रताप के बीच आज लंबी लकीर खींची हुई है, और तेजप्रताप यादव तेजस्वी पर हमलावर हो गए हैं। लेकिन इन हमलों की शुरुआत उन्होंने संजय यादव के कारण ही शुरू की थी। बताया था कि संजय जब मुलाकात करने गए तेजप्रताप यादव तेजस्वी से, तो संजय यादव ने उन्हें रोक दिया। आज पार्टी में जो कद है, आज उनकी पार्टी में लोगों को लगातार चिन्हित करके तेजप्रताप यादव के लोगों को हटाया जा रहा है और तेजप्रताप को कमजोर किया जा रहा है। इसका कारण संजय यादव बताए जाते हैं। एक और बात है, संजय यादव चुनावी रणनीति कितना समझते हैं इस पर तो शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2015 में भी उन्होंने अच्छे काम किए थे, 2015 में भी लालू यादव के साथ खड़े थे। लेकिन आज की परिस्थितियों में बदले हुई समीकरण पर संजय यादव की कितनी पकड़ है, ये सवालिए घेरे में खड़े हो गए। तीन बड़े चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव, तेजप्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव को हार सामना करना पड़ा है, और तीनों में रणनीतिकार उनके संजय यादव ही रहे हैं। तो ताली और गाली दोनों कप्तान को पड़ती है ना मालिक। तो ऐसी स्थिति में संजय यादव जी का समीकरण गड़बड़ा रहा है।
यादवों के को आसपास घेर कर कहीं ना एक समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि शायद साधु सुभाष यादव हो या शहाबुद्दीन मामले में चुप रहना हो राजद का, इन सब का कारण संजय यादव ही है। वो चाहते नहीं हैं कि बार बार तेजस्वी यादव को घोटालों से जुड़ा जाए, बार बार जंगल राज से जुड़ा जाए, और कहीं ना कहीं फिर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। जैसे पिछले चुनाव में उन्हें बाबू साहब नाम ले लिया था, इस चुनाव में भी हमने देखा कि जो प्रत्याशी चयन है उसमें गड़बड़ी हुई। तो इन सब का ठीकरा कहा जाता है कि संजय यादव पर फोड़ दिया जाता है। संजय यादव जो तस्वीर दिखाते हैं महाभारत की तरह, वही तस्वीर तेजस्वी यादव देखते हैं। तेजस्वी के पास कोई अपना बहुत बड़ा राजनीतिक ज्ञान है नहीं, पिता से दूर लगातार रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सीधे तौर पर उनके डिसीजंस को हॉक कर रहे हैं संजय यादव। दूसरे बड़े कारण सुनील सिंह, बिस्कोमान वाले नेताजी, जिनको MLC बनाया गया है पार्टी द्वारा और जिनका जनाधार अब तक कहीं चेक नहीं हुआ है। राजपूत जाति के ये नेता हैं, कितना वोट राजपूतों का दिलवा पाएंगे, इस पर तो शुरू से ही सवालिया निशान खड़ा रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि इनकी तस्वीरें, आप अगर फेसबुक पर इनके जुड़े हुए हैं, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, मैं लगातार देखता हूँ, स्विट्जरलैंड, होनालुलु और अन्य जगहों की तस्वीरें लगातार साझा करते हैं। तेजस्वी यादव भी घूमने के बहुत शौकीन है, हमने देखा है कई कई जगहों पर उनकी तस्वीरें दिखती हैं। घूमना बुरा नहीं है, लेकिन लगातार जब आप मैसेज देते हैं, लगातार तस्वीरें आप बाहर की जब पोस्ट करते हैं और बार बार हवाई बातें ही करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझ जाती है। जब तेजस्वी यादव धान के खेतों में उतरते हैं और कहा था कि 1.5 लाख के जूता पहन के उतरते हैं, और जब वो नदी में मछली मारने उतरते हैं और वहाँ सांकेतिक तौर पर उनके बदन पर जो कपड़े रहते हैं वो 1.5 लाख के रहते हैं, तो जनता तक ये मैसेज गलत जाता है। लालू यादव जमीनी नेता थे, कभी बालों में कंघी नहीं की। ये परिस्थितियाँ लालू यादव की थीं और इसी वजह से बिहार में लालू यादव का कद बढ़ा रहा है। और आज उस कद को अगर किस्तों में, मैं बार बार कह रहा हूं कि बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, गिरवी रखा जा रहा है, तो उसका कारण यही वो नेताजी लोग हैं जो कहीं ना कहीं बिहार में राजद को, एडी सिंह एक नेता है जिन्हें राज्यसभा भेजा गया। एडी सिंह का योगदान इस पार्टी में क्या रहा है? एडी सिंह ने राजद के लिए अब तक क्या किया है? सवाल पूछ रहे हैं लोगों ने, मुझे फोन किया और लोग फोन करके पूछ रहे हैं कार्यकर्ता कि क्या योगदान उन्होंने दिया। मनोज झा का क्या योगदान रहा? क्या वो जमीनी स्तर पर आकर वोट इकट्ठा कर पाएंगे? तो बड़ा सवाल है। जिस पार्टी में लालू यादव का चेहरा ही काफी होता है वोट इकट्ठा गिराने के लिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिता देता है लालू यादव जाके सभा करके, उस लालू यादव को वोट दिलाने का जिम्मेवारी क्या संजय यादव, सुनील सिंह और जगदानंद सिंह करेंगे? क्या वो दम भर सकते हैं? एक और बात मैं बता दूं आपको, रघुवंश प्रसाद जैसे नेताओं को इस पार्टी से अलग करने की जब शुरुआत हुई थी, तभी न कहीं एहसास ये हो गया था कि राजद शायद अब अपने अंतिम दौर में चली जाएगी। और आज जब लालू यादव को भी उतार कर तेजस्वी यादव जीत नहीं पाए, तो ये सवाल अब बिहार के हर गली चौराहे पर हो रहा है। जदयू जीत का दम भरने के साथ साथ ये दावा भी कर रही है कि राजद अब समाप्त हो चुकी है। जो दावा कल तक कांग्रेस के लिए कर रही थी राजद, वो दावा अब जदयू राजद के लिए कर रही है। ऐसे में 2-3 सवाल बड़े खड़े होते हैं। क्या तेजस्वी यादव अपना ईगो, अपना बड़ा वोट बैंक, अपने पिता की राजनीतिक जमीन सब कुछ छोड़कर नीतीश के पीछे घूमने के लिए तैयार होंगे? क्या वो कांग्रेस द्वारा किए गए दावों के आधार पर सरकार बनाएंगे? क्या वो भाजपा के साथ जाकर मिलेंगे, या इसी तरह से सत्ता विहीन रहेंगे आने वाले 5 सालों तक? इन सवालों का जवाब अगले पंचनामा में दूंगा। फिलहाल इस पंचनामा में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो। ये 2 तरफा संवाद है, तो कमेंट सेक्शन में आकर आप भी अपनी राय दे सकते हैं और ये संवाद लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद।